हेलो स्टूडेंट्स। तो इनइक्वालिटी के फोर्थ लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ पहले डिस्कस करी हैं। एक प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की इसमें करेंगे। साथ में एक्सपोनेंट्स, मतलब कि अगर x की पावर्स कर दें या a की पावर्स कर दें तो इनइक्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर डिवीज़न, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें आगे बता रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। और एक तो सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, स्पेशली 11th में तो बहुत कंफ्यूजन होता है ज़्यादातर बच्चों को। बहुत सारों को तो 12th में भी क्लियर नहीं होता। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता। और जिनको लगता है कि उन्हें इनइक्वालिटीज आता है, तो एक बार ये जो क्वेश्चंस हैं आप एक बार यहीं पे देख लो। अगर सारे के सारे आपको आते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये वीडियो आप स्किप कर सकते हो। जैसे फर्स्ट मान लो अगर ये गिवन है कि a और b दोनों पॉजिटिव हैं और a ग्रेटर देन b है, तो मैं अगर पावर n कर दूं, a और b दोनों की सेम पावर कर दूं, तो फिर क्या होगा? इनइक्वालिटी सेम रहेगी या कुछ और होगा? अगर कुछ और होगा तो कब होगा, क्या होगा, क्यों होगा? सिमिलर वे में अगर a गिवन है 0 से 1 के बीच में, और यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि a की कुछ पावर कर दें, तो वो 1 से बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो भी कब होगा। और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन तो मतलब ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों को तो मैंने देखा कि 12th जेई मेन देने जाते हैं, उनको तब भी नहीं समझ में आता, और आधे क्वेश्चंस तो उनको वहाँ पर दिक्कत आती ही आती है। स्पेशली लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, उधर जब बात करते हैं तो हमेशा इन्हीं फंक्शंस, इन्हीं ऑपरेशंस पे तो क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे अगर कोई x है जो 0 से 1 के बीच में है, अब हम x की कुछ पावर कर दें, तो वो x से कैसा होगा? बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा, कब, कैसा होगा? एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन इधर देख लो। जैसे a और b दोनों पॉजिटिव और a ग्रेटर देन b है, और c ग्रेटर देन d है, दोनों पॉजिटिव हैं। अब हमसे पूछा गया ध्यान से a बाई डी और b बाई c पूछा गया, ये कैसे बताएं? भाई नंबर्स गिवन होते तो फिर भी तुम सोच पाते, यहाँ तो अननोन्स हैं, a b c d अननोन है, फिर कैसे बताएं इसमें? ठीक है, तो ये थर्ड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पूरे 12th तक। और फिफ्थ हो गया, फिफ्थ तो पूरे 11th आधे बच्चे परेशान ही रहते हैं, समझ ही नहीं आता क्या है फिफ्थ में। जैसे जैसे यहाँ पर ये गिवन है कि डिनोमिनेटर में जैसे इधर -5 है, x+4 है, और इधर 4 है, और इधर x² + 7 है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस किस को किधर कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का एक्चुअल मतलब क्या होता है, कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और इनइक्वालिटी में कब क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरीके से हम चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे अगर हम ये जानना चाहें कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू होगा या कुछ और हो जाएगा या ऐसा नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत डेप्थ में मैंने डिस्कस करी है। आप चाहो, अगर जिसको बाकी चीज़ें आती हैं और ये नहीं आता, तो वो सीधे 30-35 मिनट के आसपास पहुँच करके वहाँ से वीडियो देख लो, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये तो मतलब ऐसा है कि अगर ये आपको नहीं आता तो 11th तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। ये पर्टिकुलर चीज़ इतनी ज़्यादा यूज़ में आएगी, इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा। ओके, और साथ में कुछ पिछले वीडियोस की चीज़ें भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो इनइक्वालिटीज़ के सेकंड लेक्चर के लास्ट में जो क्वेश्चंस गिवन थे उनके आंसर्स ये हैं, एक बार चेक कर लेना। अगर किसी पार्ट में दिक्कत आएगी तो कमेंट कर देना। तो लास्ट वीडियो देखने के बाद ये जो आंसर थे इसमें फर्स्ट और सेकंड तो आपको समझ में आ गया होगा, थर्ड शायद कुछ लोगों को दिक्कत किया, फोर्थ तो अभी भी कुछ लोगों को क्लियर नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ वाला इस वीडियो में जाकर के पूरी क्लैरिटी आपको आ पाएगी। तो थर्ड वाला भी आप देख सकते हैं, जितना हमने पढ़ा था उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं। जैसे ये गिवन है a इज ग्रेटर देन b, और फिर गिवन है c ग्रेटर देन d, पर हमें जानना a माइनस d के बारे में। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, अगर c ग्रेटर देन d गिवन है तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। किसमें? दोनों साइड, इनइक्वालिटी के दोनों साइड। तो ये -c और ये -d बन जाएगा। और इनइक्वालिटी पहले ग्रेटर देन की थी, तो अब तुरंत किधर की जाएगी, लेस देन की इनइक्वालिटी हो जानी। तो ऐसा बन जाएगा। एक और चीज, इसको हम और कुछ लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कह रहा है -d जो है वो -c से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, -d जो है वो -c से बड़ा है।
अब उसके बाद तो मैंने ये बताया ही था आपको कि इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में सेम टाइप की इनइक्वालिटी है, बिल्कुल सेम इनइक्वालिटी है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लो और फिर दोनों के राइट हैंड साइड को ऐड कर लो, तो जैसी इनइक्वालिटी थी एग्जैक्टली सेम इनइक्वालिटी यहाँ पे होगी। तो इस तरीके से हम बता पाएंगे कि a माइनस डी और b माइनस सी में कौन बड़ा होगा, तो a माइनस डी बड़ा होगा। ओके, तो 4 प्रॉपर्टीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, आगे की प्रॉपर्टीज करते हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर a b से बड़ा है और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 है, और सिमिलरली c d से बड़ा है और अगेन दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ किसके बारे में, मैं जानना चाहता हूँ a और c को प्रोडक्ट करूँ और b और d को प्रोडक्ट करूँ, तो कौन बड़ा होगा इसमें, सोचो जरा। तो कॉमन सेंस से लग रहा है कि यही होगा, तो एक्चुअली यही होगा अभी, ठीक है। ऑब्वियसली आप एग्जांपल लेकर के भी चेक कर सकते हो, जैसे 7 और 5 ले लिया, इधर कुछ भी ले लिया, 9 और 3 ले लिया, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो ऑब्वियसली ये 63 और ये 15, ठीक है। यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है, बहुत ज़्यादा। अगर वो नहीं लिखा होता, केवल a ग्रेटर देन b लिखा हो और c ग्रेटर देन d, और तुम सोचो कि a और c का प्रोडक्ट और b और d का प्रोडक्ट में ऐसा हो जाए कि हमेशा ऐसा हो, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। बताओ कब नहीं होगा, सोच के बताओ कब नहीं होगा ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, एक बार जैसे a को ले लिया 5 और b को ले लिया मैंने -4 और c को ले लिया 2 और d को ले लिया मैंने कितना -8, तो ये देखो जरा 5 -4 से बड़ा है, बिल्कुल है। 2 -8 से बड़ा है, बिल्कुल है। तो 5 और 10 का प्रोडक्ट कितना होगा, 10, 5 और 2 का, और -4 और -8 का प्रोडक्ट कितना होगा, 32। तो अब बताओ 10 32 से बड़ा होगा क्या, नहीं, तो गलत आ गया। तो कोई सोचे कि इसका मतलब है कि अगर एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव नंबर्स हों तो फिर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता हो। ये भी जरा चेक कर लेते हैं क्या इस बात में भी सच्चाई है। अब की बार मैंने a ले लिया 10, b ले लिया -2, c ले लिया 5 और d ले लिया -5। अब जैसे अपने को ये पता है कि भाई 10 -2 से बड़ा है, 5 -5 से बड़ा है। अब जरा देखो 10 इंटू 5 इज 50, -2 इंटू -5 इज 10, तो यहाँ पे 50 10 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर तो नहीं हुआ रिवर्स। तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं, फिर आपको ऐसे इन जनरल हम हवा में बातें नहीं कर सकते। आप अगर फिर चाहो तो बैठ करके पूरे केसेस बना भी सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल क्या है, जब एग्जाम में आएगा या कहीं पर भी ये पर्टिकुलर चीज़ आए तो आप उसको उसी समय सोच लो। बट दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तब हम ऐसा कर सकते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट तब कैसा आएगा, ऑब्वियसली उसी फॉर्मेट में होगा जैसा होना चाहिए। बट अगर उनमें से कोई भी एक नेगेटिव हो गया तो इन जनरल तुम डायरेक्टली कुछ नहीं कह पाओगे। अब इसी में अगर वो क्वेश्चन की भी बात कर लें कि कोई हमसे ये बोल दे कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b है, और ये मान लो दोनों पॉजिटिव हैं से, और यहाँ पे c दे दिया ग्रेटर देन इक्वल, c दे दिया इन्होंने, अच्छा चलो एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू d ले लेते हैं, ग्रेटर देन 0, तो फिर ऑब्वियसली इस बार भी प्रोडक्ट ऐसा होगा कि ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी डी होगा, ठीक है। यहाँ भी ये जैसे ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ भी ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ इक्वालिटी लग जाएगी। लेकिन लेकिन अगर मान लो कि इन दो जगहों में से किसी एक प्लेस पर क्या हो, केवल ग्रेटर देन हो, इक्वल टू ना, फिर तुम्हें याद होगा कि इस केस में इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन बी डी होगा, इक्वल टू आ ही नहीं पाएगा। आप एग्जाम्पल लेकर के वेरीफाई कर सकते हो, जैसे मैंने तरीका बताया था लास्ट टाइम। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट आई गेस सभी को क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, अगर a1 इज ग्रेटर देन b1 इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, a2 इज ग्रेटर देन b2 इज ग्रेटर देन 0, अप टू ऐसे मान लो an इज ग्रेटर देन bn इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तब भी आप कर सकते हो। यहाँ पे सारे लेफ्ट हैंड साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, a1 a2 अप टू an, और फिर सारे राइट हैंड साइड्स को b1 b2 b3 अप टू bn।
तो इन सब के प्रोडक्ट में अगेन A1 वाले जो होंगे वो जीत जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर हर जगह इक्वल टू आ जाए तो यहाँ इक्वल टू आ जाएगा। इनमें से किसी एक भी प्लेस पे अगर इक्वल टू हटा दिया हमने तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा। और अगर ये ग्रेटर देन 0 ना हो, अगर ये कंडीशन ना गिवन हो, तब तो भैया कुछ नहीं कह पाएंगे डायरेक्टली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमें ये गिवन है कि A B से बड़ा है और दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मैं चाहता हूं कुछ पावर करना दोनों की, और दोनों की सेम पावर करना चाहता हूं, दोनों की पावर मान लो n करना चाहता हूं, तो आप बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। अब तो ज्यादातर लोगों ने तो ये सोचा होगा a raised to power n is greater than b raised to power n। क्या ये सही है? तो एक एग्जांपल तो तुम्हें बहुत इजीली तुम खुद ही सोच सकते हो कि अगर n को 0 ले लिया तो फिर तो a की पावर n भी 1 होगा, b की पावर n भी 1 होगा, तब तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली लिखना गलत है कि a raised to power n is greater than b raised to power n। तो क्या सही होगा, तो देखते हैं। सपोज हमने a और b की वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। a को ले लिया 5 और b को ले लिया मान लो 3। अब पावर्स करके देखते हैं। पावर्स हमने करी क्या, n जैसे हमने कर लिया मान लो 4। एक बार n को 0 कर लो, एक बार n को -2 कर लो। तो जरा देखना कि अब क्या होने वाला है। हमें पता था कि a जो है वो b से बड़ा है। अब पावर 4 कर दिया हमने, तो 5 raised to power 4 is greater than 3 raised to power 4। दोनों तरफ पावर 0 कर दी, तब तो सेम हो गया, 5 raised to power 0 is equals to 3 raised to power 0। और अगर हमने क्या कर दिया, -2 पावर कर दी, तो 5 raised to power -2 दैट मीन्स 1/25 एंड 3 raised to power -2 दैट मीन्स 1/9। तो अब बता सकते हो बड़ा कौन होगा, 1/25 और 1/9 में बड़ा कौन होगा। तो ये तो तुम्हें याद होगा कि अगर न्यूमरेटर सेम हो, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जितना छोटा नंबर उतना बड़ा, डिनोमिनेटर जितना छोटा नंबर उतना बड़ा। पॉजिटिव नंबर्स के टर्म्स में बात कर रहा हूं, डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो यहां पे अब इनइक्वालिटी तो रिवर्स हो गई। इसका ये मतलब है कि फर्स्ट केस a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n से बड़ा होगा अगर n कैसा है, पॉजिटिव। सेकंड केस a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर n होगा अगर n कैसा है, 0। और a रेज टू पावर n इज लेस देन b रेज टू पावर n होगा अगर n कैसा है, नेगेटिव होगा। और भी एग्जांपल्स खुद से लेकर के हम देख सकते हैं। बाकी डिटेल में अगर एग्जैक्टली आप जानना चाहो कि ये कैसे होता है, तो ये जब आप ग्राफ पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ, तो वहाँ पे आप वहाँ पे रिलेट कर पाओगे कि कौन सा एक्सपोनेंशियल ग्राफ में किस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं। फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टीज थे वो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड थे। सिक्स, सेवन्थ, एट्थ जो प्रॉपर्टीज होनी है वो एक्सपोनेंट पे रिलेटेड है। तो सेवन्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी कि अगर आप a एक पॉजिटिव नंबर ले 0 से बड़ा, ठीक है, तो हम इसकी कितनी भी पावर कर लें, कोई भी पावर कर लो, जो मन करे वो कर लो, वो भी पॉजिटिव ही आएगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, जो मन करे वो पावर कर लो, आएगा हमेशा पॉजिटिव। आप कोई भी नंबर a लेकर के और उसकी पावर्स करके देख भी सकते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल में बात करें तो a की पावर x, मतलब a अगर आपने कुछ भी एक पॉजिटिव नंबर ले लिया तो उसका ग्राफ जो होता है वो या तो ऐसा बनता है, एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर होगा इस तरीके से इंक्रीजिंग नेचर, या इस तरीके से डिक्रीजिंग। लेकिन इन दोनों केस में एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहता है ग्राफ। ऊपर रहने का मतलब है कि आउटपुट जो y कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब a की पावर x फॉर्मेट का कोई भी ग्राफ हो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होता है। या ऐसा कह सकते हैं कि a की पावर x टाइप का कोई फंक्शन है, उसमें कुछ भी इनपुट कर लो, आउटपुट इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप सभी को बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़े। एथ प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो अगर मैं दे दूं कि a जो है 1 से बड़ा है,
अब मैं जानना चाहता हूं कि a की पावर n करूं तो क्या हो जाएगा, कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें भी आप जानने के लिए क्या कर सकते हो, a जैसे कुछ ले लिया, कोई भी नंबर, जैसे 3 ले लिया, और n की वैल्यूज लेके देखो, n को जैसे 2 ले लिया, n को 0 ले लिया, n को -2 ले लिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड 3 रेज टू पावर -2 इज लेस देन 1। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा a रेज टू पावर n ग्रेटर देन 1 होगा अगर n कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। a रेज टू पावर n इक्वल्स टू 1 होगा अगर n कैसा होगा, इक्वल्स टू 0। और a रेज टू पावर n लेस देन 1 होगा अगर n कैसा होगा, लेस देन 0। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और चीज़ है, अभी मैंने बताया कि हम अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर की कितनी भी पावर कर लें तो पॉजिटिव तो होगा ही। तो भले a की पावर n लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 का मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि a की पावर n -20 बन जाए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो a रेज टू पावर n अभी भी 0 से बड़ा तो रहेगा ही रहेगा। 9th प्रॉपर्टी देखें, तो अगर हमें ये दिया हुआ है कि a अब की बार 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, फिर अगेन हम वही काम जानना चाहते हैं कि भाई अब पावर्स करेंगे तो क्या आएगा। अगर हम a की पावर n करें तो क्या आएगा। तो पहले बेटर है आप एक एग्जांपल ले लो। a की वैल्यू जैसे कुछ ले ली हमने, कितनी ले ली, हाफ। अब पावर्स करते जाओ। n को जैसे हमने कितना करा, एक बार n को कर दिया 5, फिर एक बार n को कितना 0 और एक बार n को -2। तो जब देखो तुमने हाफ की पावर 5 करा तो आएगा तो पॉजिटिव, उसमें तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। पर कैसा आएगा, टोटल 1/32 विच इज अगेन लेस देन 1। मतलब पहले भी a 0 से 1 के बीच में था, अभी भी 0 से 1 के बीच में ही आएगा। अगर n को 0 कर दिया हमने, मतलब हाफ की पावर 0, तो उस केस में तो इक्वल्स टू 1। और अगर क्या कर दिया हमने, अगर हाफ की पावर -2 कर दिया, हाफ की पावर -2 मतलब 2 का पावर 2 रेज टू पावर 2, तो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में क्या कह सकते हैं हम, तो इस केस में ये कह सकते हैं कि a रेज टू पावर n लेस देन 1 और 0 से बड़ा होगा अगर n पॉजिटिव है। a रेज टू पावर n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा अगर n कैसा है, इक्वल्स टू 0। और a रेज टू पावर n ग्रेटर देन 1 हो जाएगा अगर n कैसा है, लेस देन 0। ठीक है, तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं उसमें एक चीज आप ऑब्जर्व करो, तो 6th प्रॉपर्टी में देखो, यहां पर a ग्रेटर देन b था, और जैसे ही हमने पावर नेगेटिव करी तो a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। पावर अगर नेगेटिव करी तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। 8th में देखें तो a ग्रेटर देन 1 था यहाँ पर, और जब हमने पावर कैसा करा, नेगेटिव, तो इनइक्वालिटी अगेन रिवर्स हो गई। अब ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो लेस देन 1 हो गया। इन अ सिमिलर वे वी कैन ऑल्सो सी दैट इन दिस सिनेरियो हमारा a कैसा था, 0 से 1 के बीच में था, और जब n को अगर हमने पावर जो एक्सपोनेंट करा वो नेगेटिव करा तो हमारा a रेज टू पावर n 1 से बड़ा हो गया। मतलब ये यहाँ पे जो इनइक्वालिटी थी वो रिवर्स हो गई। ओके, मतलब अगर पावर आप नेगेटिव करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये बहुत इजीली आप समझ सकते हो, प्रोवाइडेड ये जितने भी नंबर्स अभी हमने बात करी है जिनकी पावर सम कर रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव थे। पॉजिटिव नंबर की पावर्स में हम ये बातें कर रहे हैं, ये ध्यान देना है। चाहे 6th प्रॉपर्टी हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, हमने पॉजिटिव नंबर्स की पावर्स के बारे में ऐसा बोला है। नेगेटिव नंबर्स के बारे में हम ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल पाते, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, डोमेन वोमेन इस तरीके की कई सारी समस्याएं होती हैं, इसके कारण हम डायरेक्ट नहीं कह पाते। हाँ, क्वेश्चन अगर हमारे सामने आएगा तो हम वहां पे भले कमेंट कर पाए, बट इन जनरल हम वहां पे डायरेक्ट कमेंट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू डोमेन इशू। अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमने a अगर 0 से 1 के बीच में है तो पावर्स, और उसको ये देखा कि फिर वो नंबर 1 से बड़ा या छोटा, ये जो डिस्कशन हमने किया वो बेसिकली हम ये जानने के लिए कि a की पावर अगर कुछ कर रहे हैं तो वो 1 से छोटा आ रहा है या 1 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ जिस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमसे चीजें, मतलब बहुत बार आएगा ये जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अगला, ये तो बहुत बार आएगा।
कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये पर्टिकुलर चीज यूज में आएगी बहुत ज्यादा बार। क्या? तो देखो अगेन, अगर a 0 से 1 के बीच में, ठीक है, तो हम कुछ पावर करें, तो जो पावर करके जो a रेज टू पावर n आएगा, हम उसको a से ही कंपेयर करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि a से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। मोस्टली हमारे सामने क्वेश्चन इस फॉर्मेट का आता है कि कोई नंबर लेट से x है और वो कैसा है, वो 0 से 1 के बीच में है। अब कोई किसी क्वेश्चन में ये आ सकता है कि भाई अगर x ये है तो बताओ x क्यूब जो होगा वो x से बड़ा होगा छोटा होगा कैसा होगा। कभी x की पावर 5 आ गया, कभी x स्क्वायर आ गया, कभी x की पावर 3/2 आ गया, इस तरीके से आ सकता है। फिर कभी कभी हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि रूट एक्स इससे छोटा होगा बड़ा होगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स इससे छोटा होगा बड़ा होगा। इस तरीके की चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं कि ये जो पावर्स हैं वो x से छोटा या बड़ा होगा। भाई जैसे मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि 1 से बड़ा या छोटा होगा कि नहीं होगा, वो पावर देख करके हम बता सकते हैं। बट अब अगर यही पूछा जाए कि x की इतनी पावर करूं तो वो x से छोटा या बड़ा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे डिसाइड करें। तो वो चीज डिसाइड करने के लिए आपको इस 3 ग्राफ पे ध्यान देना पड़ेगा। कौन कौन से ग्राफ? तो ये जरा ध्यान से देखो, ये जो पिंकिश कलर का है ये y रेज टू पावर y इक्वल्स टू x रेज टू पावर n है, उसका ग्राफ इस फॉर्मेट का कुछ दिखेगा, जहां पे n कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा। n 1 से बड़ा मतलब x की पावर कुछ भी हो, जैसे x की पावर 3, x स्क्वायर, x की पावर 7, x की पावर 3/2, x की पावर 15। ये सबका ग्राफ कुछ हद तक सिमिलर होगा, 0 से 1 के बीच में कुछ इसी तरीके के ग्राफ दिखेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, जब n 0 से 1 के बीच में हो, मतलब रूट एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, सेवेंथ रूट ऑफ एक्स, इस तरीके के कोई ग्राफ हो, तो वो ग्राफ कैसे दिखेंगे, तो वो 0 से 1 में इस तरीके से दिखते हैं, ये ग्रीन वाले। और y इक्वल्स टू एक्स तो तुमको पता ही है, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तो ये रहा, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। तो अगर मैं 0 से 1 के बीच में देखूं तो कौन सा ग्राफ सबसे ऊपर है? ग्रीन वाला ग्राफ सबसे ऊपर है, 0 से 1। ये ध्यान से देखें, तो ये जो पॉइंट है जहां पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट 1,1 है और ये वाला 0,0। तो 0 से 1 के बीच में ग्रीन वाला ग्राफ सबसे ऊपर है। मतलब x की पावर अगर आपने 1 से छोटा कुछ भी करा, जैसे रूट एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, ये रूट एक्स मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हुआ, सेवेंथ रूट ऑफ एक्स, या x की पावर 1 या 2/13 बोल दो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे के सारे ग्राफ जो होंगे 0 से 1 के बीच में सबसे ऊपर होंगे, किससे? y इक्वल्स टू एक्स से। ये सारे के सारे ग्राफ किससे ऊपर होने हैं? y इक्वल्स टू एक्स से। और y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ किन से ऊपर है? तो ये सारे पिंक कलर वाले, मतलब x की पावर n, जहां पे n ग्रेटर देन 1 हो, मतलब आप कोई भी उठा लो, एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स क्यूब ले लो, एक्स की पावर 5 ले लो, एक्स की पावर 7 ले लो, एक्स की पावर 20 ले लो, एक्स की पावर 18/7 ले लो। इन सारे ग्राफ से हमारा y इक्वल्स टू एक्स वाला ग्राफ ऊपर होगा। तो अब तो कहानी बहुत ईजी है। अब कहानी बहुत ही ईजी है कि अगर मैं x को किसी से कंपेयर करूं तो तुम बहुत आराम से बता सकते हो। ये ध्यान देना, 0 से 1 में बात हो रही है। 0 से 1 में ग्राफ ऐसे दिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से ही ग्राफ होंगे। तो कुछ भी पूछा जाए, जैसे अगर पूछा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर में कौन बड़ा होगा, तो हम पूछेंगे कहां से कहां तक। तो अगर किसी ने बोला 0 से 1 के बीच में, तो ऑब्वियसली ग्रीन वाले जितने भी ग्राफ हैं सब के सब ऊपर होंगे, किससे? ऑरेंज वाले ग्राफ से। और ऑरेंज वाला ग्राफ हमारे किससे? पिंक वाले सारे ग्राफ से ऊपर होंगे। बात आ गई समझ में? मतलब आप बता सकते हो कि 0 से 1 के बीच में कोई नंबर हो तो उसकी कितनी पावर करेंगे तो वो नंबर a से बड़ा होगा या छोटा होगा, वो कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो क्वेश्चन जो आएगा इन फ्यूचर जनरली एक्स में आता है, मतलब पूरे कैलकुलस में बहुत सारी जगहों पर लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी, ये बहुत सारी जगहों पर ऐसे आते रहता है। मैं एक्स के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक्स अगर 0 से 1 के बीच में है, देन एक्स रेज टू पावर n किससे? एक्स से छोटा हो जाएगा अगर अगर n कैसा है? 1 से बड़ा है। और x की पावर n x से बड़ा हो जाएगा अगर
n 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अभी हम 0 से बड़ी पावर्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव पावर्स पे नहीं जाएंगे, वो तुम धीरे धीरे समझ जाओगे जब हम y इक्वल्स टू 1/x 1/x स्क्वायर उन सब ग्राफ देखोगे तो वहाँ पे इजीली और समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो यहाँ तक तो कहानी बहुत सिंपल है और ये हमसे बहुत ज़्यादा बार इन फ्यूचर आएगा। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर x 0 से 1 के बीच में है और हम उसकी पावर कुछ कर रहे हैं तो वो x से बड़ा होगा या छोटा होगा वो कैसे सोचेंगे, और साथ ही साथ अगर उसकी पावर हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा वो भी कैसे सोचेंगे। वो दोनों आप देख सकते हो, 9th में 1 से हमने डिस्कस करा है कि वो एक्सप्रेशन 1 से बड़ा या छोटा होगा कि कैसा होगा, और यहाँ पर x से हमने डिस्कस करा है। तो वैसे तो 10th प्रॉपर्टी मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की, आ गया होगा मैक्सिमम लोगों को समझ में, एग्जाम्पल लेकर तो समझ आ ही जाएगा। फिर भी अगर वो ग्राफ वाला एंगल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा वेट करना, ये वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये जो 10th के बाद 11th प्रॉपर्टी भी है वो भी ग्राफ से ही ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आप पहले क्या कर लेना कि पहले फंक्शन चैप्टर्स में जो ग्राफ मैंने डिस्कस करे हैं उनको एक बार देख लेना, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो फिर जा करके ये वाले को फिर से समझोगे तो ग्राफ से भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो देखिए 11th वाला क्या कहता है, 11th प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि अगर a b से बड़ा है, ठीक है, अगर a b से बड़ा है तो हम a और b दोनों की पावर कर दें कैसी, ये ध्यान देना, 2n+1। अब 2n+1 तो देखा दिखाया है तुमने 9th-10th में पढ़ा ही होगा, इवन नंबर्स को 2n या 2k से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड को 2n+1 या 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई कहना चाह रहा है ऑड पावर, 2n+1 लिखने का मतलब है ऑड पावर, प्रोवाइडेड यहाँ पे वो लिखेगा कि n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इस केस में कौन बड़ा होगा, तो कहानी है कि यही बड़ा होगा, a ग्रेटर देन b में पावर 2n+1 अगर हमने कर दिया तो सेम ही यही एक्सप्रेशन बड़ा होगा, ठीक है। अब कोई सोचेगा कि यहाँ ये तो लिखा नहीं है कि ये ग्रेटर देन 0 है, बात सही है, ये दोनों में से कोई भी बड़ा छोटा हो तब भी चलेगा, मतलब a जैसे पॉजिटिव है और b अगर नेगेटिव है तब भी आप ये करोगे तब भी ये चीज़ होल्ड करेगी। ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये होल्ड करेगा चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, b पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, या a भी पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ भी हो। तो वो बहुत ईजी है, ये जो मैंने पावर 2n+1 करा है इसका मतलब हुआ जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि a³ और b³ या a की पावर 5 और b की पावर 5 या a की पावर 7 और b की पावर 7, इस तरीके की बातें हो रही। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ डिस्कस करना चाहें, किनके ग्राफ, तो y इक्वल्स टू x³ या y इक्वल्स टू x की पावर 5 या y इक्वल्स टू x की पावर 7 या y इक्वल्स टू x की पावर 9, सबके ग्राफ इसके जैसे ही दिखते हैं। तो कहानी बहुत ईजी है कि इस ग्राफ में आप देखो तो ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग नेचर का है, इंक्रीजिंग नेचर का है। तो इंक्रीजिंग नेचर होने का मतलब है कि आप उसमें बड़ा इनपुट करोगे तो बड़ा आउटपुट आएगा, छोटा इनपुट करोगे छोटा आउटपुट आएगा। तो ध्यान से देखें, ए और बी में कौन छोटा है, तो बी यहाँ पे छोटा है, ए कैसा है, बड़ा है। कहीं भी ले लो, ए अगर बी कहीं भी ले लो ए भी कहीं भी ले सकते हो तुम, प्रोवाइडेड बी लेफ्ट में होगा ए राइट में होगा, ये होना चाहिए, क्योंकि बी छोटा है ए बड़ा है, जहां मन करे वहां ले लो। जैसे मैंने ए को कहाँ ले लिया, मान लो यहाँ ले लिया, तो ये इजीली देख रहा होगा कि बी इनपुट करने पे आउटपुट ये आ रहा है, बी रेज टू पावर 2n+1, और यहाँ पर ए पे आउटपुट ये आएगा ए रेज टू पावर 2n+1। तो ऑब्वियसली कौन सा आउटपुट बड़ा है, जिसकी हाइट ज़्यादा है, ए रेज टू पावर 2n+1। ओके, तो बहुत ईजी है वाली प्रॉपर्टी। तो देखें डिवीजन पे जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर ए बी से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ ये ध्यान देना कि अगेन दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि कौन, अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं 1/a और 1/b, अब कौन बड़ा होगा, ठीक है। तो कहानी बहुत ईजी है, आपने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर दो नंबर्स हैं जिनमें न्यूमरेटर दोनों का सेम है, दोनों का न्यूमरेटर तो 1 ही है, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा वो नंबर बड़ा, या दूसरे शब्दों में बोले डिनोमिनेटर जिसका बड़ा वो नंबर छोटा हो जाता है, याद है। जैसे 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, तो ये तो बहुत इजीली आप डिसाइड कर पाते हो, न्यूमरेटर कैसा है, दोनों का सेम है। और डिनोमिनेटर की बात करी जाए तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो नंबर बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि 1/a इज लेस देन 1/b, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, वो कॉमन सेंस है अब तो।
अब इसमें कोई सोचे कि नहीं ए और बी दोनों पॉजिटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव है, फिर कैसे डिसाइड करेंगे? फिर तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा ग्राफ से। ए और बी में मान लो ऐसे कोई भी दो बड़े हैं और ये नहीं बताएगा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, तो फिर आप नहीं बता पाओगे डायरेक्टली। फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा किसका? 1/x का। y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ होता है ऐसा। अब उसमें दो इनपुट करोगे ए और बी, जहां पर होंगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ए और बी दो जो इनपुट करोगे उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर दोनों नेगेटिव हैं, ये मान लो बी है और ये ए है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि बड़े वाले इनपुट से छोटा आउटपुट आ रहा है और छोटे वाले से बड़ा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि एक इनपुट उसमें से कैसा रहा, मान लो बी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो फिर ध्यान से देखो बी का आउटपुट ये रहा और ए का आउटपुट ये रहा, तो इस बार ए का आउटपुट बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या बोला, आप डायरेक्टली नहीं कमेंट करोगे, कैसे? ग्राफ बनाओगे। किसका? 1/x का। तो अगर किसी को नहीं आता तो वो ग्राफ वाले जो वीडियोज हैं 1/x, y इक्वल्स टू 1/x, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, वहां से आप पहले देखोगे, समझोगे, फिर जा करके ये हो पाएगी प्रॉपर्टी। ठीक, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर फिर से ऐसा ही लिखा है कि a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, एंड c इज ग्रेटर देन d एंड d इज ग्रेटर देन 0, तो इस बार हमसे क्या पूछा जा सकता है? हमसे ये पूछा जा सकता है कि भाई साहब आप ये बता दो, a को d से डिवाइड कर दिया और b को c से डिवाइड किया, अब बताओ कौन बड़ा है? क्या a बाई डी बड़ा है या b बाई सी बड़ा है? कैसे पता चलेगा? तो फिर तो ये कहानी बहुत ईजी है। पहले नहीं सोच पा रहे होगे, आप सोच पाओगे कैसे? 12th प्रॉपर्टी की मदद से। देखो, c ग्रेटर देन d है और दोनों दोनों पॉजिटिव है, तो मैं यहां से 1/d इज ग्रेटर देन 1/c लिख सकता हूं। ध्यान दो, वैसे तो मैं क्या लिखता, ऊपर हमने क्या लिखा है कि 1/c और 1/d में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, पर इसी चीज को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दोनों सेम ही तो चीजें हैं। ठीक है, अब ऐसे लिख दिया और ऑब्वियसली ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो तुम्हें वो वाली प्रॉपर्टी याद होगी कि a1 इज ग्रेटर देन b1 और ये दोनों पॉजिटिव हैं, और मान लो इधर a2 इज ग्रेटर देन b2 और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनको प्रोडक्ट करो और इनको प्रोडक्ट करो, तो आएगा क्या? a1 a2 बड़ा होगा b1 b2 से। तो मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट, इस बार किसको किसको? इनमें, ये ध्यान से देखना, इनमें मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, a इंटू 1/d इज a/d और b इंटू 1/c इज b/c, तो अगेन कौन बड़ा होगा? यही तो बड़ा होगा। अब कोई बोले नहीं, हमको तो ये बताओ आप कि a/c और b/d में कौन बड़ा होगा, तो ये हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे? तो देखो मैं ये बता सकता हूं, जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये गिवन है a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन 0 और c और d में दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे मैं पूरी इक्वेशन, पूरे दोनों तीनों साइड इनइक्वालिटी के c से डिवाइड करना चाहता हूं, तो कर दो, a/c b/c और 0/c इज 0, तो इनइक्वालिटी तो सेम रहेगी। तो मैं ये बता सकता हूँ कि a/c इज ग्रेटर देन b/c होगा, या ये भी बता सकता हूँ कि a/d इज ग्रेटर देन b/d होगा। ठीक है, लेकिन हम a/d इज ग्रेटर देन b/c ये डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। क्यों? वो सब कुछ डिपेंड करेगा दोनों के मॉडुलस कैसे, चारों नंबर्स के मॉडुलस कैसे हैं, तो इन जनरल आप नहीं बता पाओगे। वो फिर क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन होगी उसको देख करके हम बता पाएंगे, पर ये चीजें डायरेक्टली बताई जा सकती हैं, जो मैंने 12th और 13th आपको बताया। तो आखिर फाइनल टॉपिक पे हम आ गए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को तो यही आता ही है, आधे टाइम उनको समझ ही नहीं आता क्या करना है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? पता है तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो जैसे इक्वेशंस में देखो, मान लो कहीं पे x/5 इज इक्वल्स टू 3/4 है। ठीक है, तो तुमसे अगर बोला जाए कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम कर देते हो, क्या आ जाता है? 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 5 उधर, 4x इज इक्वल्स टू 15। पर ये था क्या, ये हुआ क्या? तो तुमने इतना ध्यान दिया नहीं होगा। ये बेसिकली एक प्रोसेस पहले था कि पहले 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स। ये दो जो प्रोसेस है उसको एक साथ कर दिया गया। पहले हमने दोनों तरफ 5 मल्टीप्लाई करा, तो x/5 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 15/4, और फिर 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 4x इज इक्वल्स टू 15। क्या ये बात समझ में आई कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो दो प्रोसेसेस को एक साथ लगा देते हैं, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। पहले ये डिनोमिनेटर में ये वाले नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इस नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है।
इनइक्वालिटी में अगर मैं तुमसे पूछूं, हम धीरे धीरे करके देखेंगे तो तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। मैं पूछूं x/3 है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, वैसे बस 4 है राइट में। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऐसा 3? तो तुम्हें अब ये सोचना है कि 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ। मैंने अभी तुम्हें बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस नंबर से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ। तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो x/3 में 3 मल्टीप्लाई x आएगा, इधर कितना आएगा 12। तो तुम्हें तुरंत याद आना चाहिए कि इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज क्या है। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या सोचना होता है, तो हमें ये सोचना होता है कि जो नंबर मल्टीप्लाई करा वो कैसा है, क्या वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नंबर कैसा था, पॉजिटिव था, 3 पॉजिटिव था, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऐसे कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे डायरेक्टली, उनको मतलब अगर बिना कुछ करे भी कर दें तो गलती से ये क्वेश्चन में सही हो जाता है। मान लो एक एग्जांपल दे दिया मैंने, x/-5 इज लेस देन 7। तो अब फिर से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, -5 को उस साइड भेजना चाहता हूँ। तो क्या मैं x को क्रॉस मल्टीप्लाई उधर करके x इज लेस देन -35 लिख सकता हूँ? अब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल गई होगी। अब तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर समझ में आ गया हो और प्रॉपर्टीज तुम्हें अभी याद भी हो कि मैंने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज बताई थी, तुरंत चमक जाएगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। पहले पूछूं क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इस केस में? आंसर यस, बिल्कुल कर सकते हैं। -5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये x हो गया, इधर कितना आ जाएगा -35। लेकिन तुरंत दिमाग में ये बात तो याद आनी चाहिए ना कि जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है तो फिर कैसा हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स। कर सकते हैं बट ऐसा लिखना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये गलत था, ये गलत था, ये सही है, ऐसा कर सकते हैं। तो तुमने देखा एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करना कोई दिक्कत नहीं थी, नेगेटिव वाला ध्यान देना है, कि दिक्कत नहीं बोलूंगा मैं इसको बोलूंगा ध्यान देना पड़ेगा, मैं नेगेटिव नंबर अगर होगा तो। अब मैं तुम्हारे सामने एक नया सवाल लाता हूं। क्वेश्चन है 5/x इज 5/x इज ग्रेटर देन 1 मान लो। और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, फोर्थ भी, 3/-x इज ग्रेटर देन -2। ओके, तो अब मैं सोच रहा हूं कि फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। तो हम क्या सोचेंगे, x कैसा नंबर है? जैसे मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता, मैंने सोचा 5 दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर 5 इधर x, तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी? तो मैं सोचूंगा x कैसा नंबर है, तो x यहाँ पे दिख रहा है कि x के बाहर कोई सिंबल नहीं है तो पॉजिटिव होगा, तो क्या लगाएंगे, एज इट इज रहने देंगे। और यहाँ सोचूं तो -x से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ तो ये 3, और इधर -x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2x, और ये -x एक नेगेटिव नंबर हुआ तो इनइक्वालिटी रिवर्स। ऐसे ही सोचेंगे ना? सोच लो, ऐसा ही सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? चलो मैं मान लो ऐसे सही है, ऐसे मान लेते हैं कि सही है। सही है तो वेरीफाई भी कर लेते हैं, सही होगा तो मतलब वेरीफाई भी हो पाएगा। देखें, मतलब इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करके ऐसा बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई x अब लेस देन 5 है, मतलब -∞ से 5 में कोई भी नंबर लाके पुट करोगे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो तुम्हें मैं सबसे जीता जागता एग्जांपल तो तुम्हें जीरो ला, ये देखो -∞ से 5 के बीच में जीरो है कि नहीं है? और अगर इस इनइक्वालिटी का ये आंसर है, मतलब इसमें से कोई भी वैल्यू ले जाके मैं पुट करूंगा अपने गिवन इनइक्वालिटी में, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जरा देखो यहाँ जीरो पुट करूंगा तो 5/0 नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा? अब जीरो तो गलत आंसर है। और देख लो, मान लो -2 ले लिया तो 5/-2 कितना हो जाएगा, -5/2। क्या -5/2 1 से बड़ा होता है? नहीं, ये भी गलत हो गया, मतलब -2 भी गलत है। फिर मैं सोचा जैसे 4 ले लो, तो 5/4 कैसा आएगा, 5/4 कैसा है, 1 से बड़ा है, तो ये तो सही बात है, 5/4 1 से बड़ा होता है, मतलब 4 वाला सही आंसर है। तो तुमने ये देखा कि ये तरीके से तुमने सॉल्व करके जो आंसर दिया वो तो गलत आंसर है ना। आंसर तब करेक्ट कहलाता है जब तुम्हारे आंसर में से गिवन कोई भी वैल्यू, एवरी वैल्यू में से कोई भी वैल्यू उठा के ले जाके अगर हम पुट करें तो सेटिस्फाई करना चाहिए गिवन इनइक्वालिटी या गिवन इक्वेशन। एक भी वैल्यू ऐसा नहीं होना चाहिए जो ना करे सेटिस्फाई, और कोई ऐसी वैल्यू छूट भी नहीं जानी चाहिए जो सही में हमारा आंसर हो। कोई ऐसी वैल्यू छूटनी भी नहीं चाहिए जो हमारा सही में आंसर हो।
तो वो तो मुझे अभी यहाँ तो नहीं आ रहा समझ में कि वो कैसे ढूंढूं कि जो सही में आंसर हो छूट गया हो, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि हमने बोला 0 गलत है आंसर, -2 वो भी गलत है। कहने का मतलब है कि ये गलत है, हमने जो भी किया है वो गलत है, सीधी सी बात ये हुई। हमारा आंसर गलत आ रहा है, मतलब हमारा प्रोसेस गलत रहा होगा, क्योंकि प्रोसेस सही होता तो आंसर सही आता। इसी तरीके से तुम यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि यहाँ से x देखो क्या आ रहा है, 2/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो 2/3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले जाके पुट करके देखो। ठीक है, जैसे मेरा मन किया अगेन 0 ही पुट कर लो, देखो नहीं 0 तो नहीं कर सकते, 1 पुट कर दिया। 1 पुट करूं, देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या वहां ऊपर, तो देखो 3/-1 इज -3 इज ग्रेटर देन -2। क्या -3 -2 से बड़ा होता है? आंसर है नो, मतलब 1 गलत आंसर। मतलब वहां भी जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल गलत है। दैट मीन्स हमने यहाँ पर जो भी काम किया है वो पूरी तरीके से गलत है। क्या गलत क्या हुआ है? अभी तक कुछ को तो चमक गया होगा, कुछ लोगों को तो समझ आ ही गया होगा क्या गलत हुआ है। गलत ये हुआ है, हमने जब ये मल्टीप्लाई करा, मैंने चलो x से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, लेकिन जब सोचा कि ये कैसा नंबर है तो मैंने देखा कि इसको पॉजिटिव मान लिया, जबकि x एक पॉजिटिव नंबर होता है। क्या x एक पॉजिटिव नंबर है? ये खुद से सोचो। आंसर है नो। भाई x कहाँ से पॉजिटिव हो गया? x तो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, इसको तो हम 0 भी दे सकते हैं, ये -1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -50 भी हो सकता है, ये तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इसमें तो हमें पता ही नहीं है कि वो नंबर कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दैट मीन्स इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, हमें नहीं करना है। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और देखते हैं, अब है 5/x² + 1 इज ग्रेटर देन 3। क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब x² + 1 को उधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो अभी तो ऊपर बताया कि नहीं कर सकते, क्योंकि x वेरिएबल है, वैसे यहाँ पे x² + 1 भी वेरिएबल होगा, तो नहीं कर सकते। ऐसा ही होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आंसर है नहीं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन, इस पे ध्यान से देखो, x² + 1, भले x वेरिएबल है, x² + 1 इज अ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है फिर काहे की दिक्कत है? हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें यही तो दिक्कत थी कि हमें नहीं पता था कि वो नंबर जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कोई अगर बता देगा कि ये पॉजिटिव है तब भी कर सकते हैं, कोई बता देगा नेगेटिव है तब भी कर सकते हैं, इनइक्वालिटी रिवर्स कर देंगे। दिक्कत तो तब है ना जब हमें पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कुछ भी होकर हो सकता है, उस केस में दिक्कत है। पर अगर कोई बता दे कि वो नंबर पॉजिटिव है तो कर सकते हैं, तो यहाँ कर देंगे, x² + 1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये 5, ये बन गया 3 टाइम्स x² + 1। और इनइक्वालिटी क्या रहेगी? इनइक्वालिटी सेम, बिल्कुल सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तो ये कुछ इस एक स्पेशल टाइप का सिनेरियो है जहां पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं तो वो वेरिएबल क्वांटिटी है, स्टिल वो ऑलवेज पॉजिटिव होने के कारण हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो मैं अब सीधे उस एग्जांपल की बात करता हूं जो मैंने शुरू में दिया था। देखो शुरू में क्वेश्चन लिखा था मैंने 3/x इज ग्रेटर देन y/5। तो मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई की बारी आएगी तो पहले सोचूंगा, क्या सोचूंगा कि क्या यहाँ पर पहले सोचूं 5 मल्टीप्लाई हो पाएगा क्या दोनों तरफ? बिल्कुल हो पाएगा, 5 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी, कर दो, तो ये बन जाएगा 15/x और इधर कितना आ जाएगा y। ओके, और इनइक्वालिटी सेम। अब दूसरी बार इससे मैं सोचूं कि x उधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, तो आंसर है नो, नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल डायरेक्टली। अब ये बाद में बताऊंगा कि इसको एक स्पेशल तरीके से किया जा सकता है, इन फ्यूचर अगर कभी जरूरत पड़े तो किया जा सकता है, बट अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि अभी ज्यादा करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। तो आगे के वीडियोस देखते जाओगे तो ये आगे जहां पर भी ऐसा सिनेरियो बनेगा जहां पे हमें मजबूरी होगी, काइंड ऑफ हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े, तो हम करके मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी नहीं कर सकते। ठीक है, अब कोई सोचेगा इसको अभी नहीं कर सकते तो सॉल्व कैसे होगा, तो ये वैसे नेक्स्ट वीडियोज में मैं कवर करूंगा वेविकर मेथड में कैसे करेंगे, लेकिन अभी भी एक हिंट दे देता हूं तुम्हें कैसे। तो ये इनको एक साइड लेके आ जाते हैं,
एक तरफ 0 बना दोगे, एक बाकी y को इधर लाओगे और फिर क्या कर लोगे, ये तो वैलिड है, किसी भी नंबर को तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों तरफ, तो उसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे 15 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स, इस तरीके से करके चीज़ों को इन फ्यूचर हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैं तुम्हें फिर से रिकॉल करा दूं जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बेसिकली जिस नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उसको कह सकते हैं कि वो नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई किया हमने। तो हम देखते हैं जो नंबर हमने मल्टीप्लाई करा दोनों साइड, क्या वो पॉजिटिव है, तो कर दो, दोनों साइड कर दो मल्टीप्लाई, और इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो नंबर नेगेटिव है, तब भी कर दो, लेकिन यहां ध्यान देना पड़ेगा, दोनों साइड अगर नेगेटिव है तो कर दो, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देना पड़ेगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी को अपन को बदल देना पड़ेगा, ग्रेटर देन को लेस देन को ग्रेटर देन, इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। फिर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़े और वो वेरिएबल क्वांटिटी हो, ठीक है, और वो वेरिएबल क्वांटिटी में भी दो टाइप हो सकते हैं। एक तो ऐसा केस हो सकता है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव हो या ऑलवेज नेगेटिव हो, तब तो कर सकते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो एज इट इज कर दो बिना इनइक्वालिटी रिवर्स करे, अगर ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी होगा तो मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगा। पर अगर वो एक्सप्रेशन ऐसा है कि ना तो ऑलवेज पॉजिटिव ना ऑलवेज नेगेटिव, मतलब कभी जीरो भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, फिर नहीं करेंगे, फिर बिल्कुल नहीं करना है। दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कब नहीं कर सकते, क्योंकि कब कर सकते हो मान लो तुमको नहीं भी पता है, तुमने गलती से कर दिया तो बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जब कर ही नहीं सकते तब भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो पक्का आपका आंसर गलत ही आना है, ठीक है। तो अब कुछ लोगों के मन में होगा कि ये कैसे पता चलेगा कि कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है ऑलवेज नेगेटिव है। तो देखो जब इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन मतलब 11th में तुम्हारे सामने जो आएंगे उसमें तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा या पॉलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन होगा। तो उसको डिटेल में मैंने डिस्कस करा है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, उस वीडियो को जाकर के देखो, वहां पे आपको क्वाड्रेटिक समझ में आ जाएगा कि वो कब ऑलवेज पॉजिटिव कब ऑलवेज नेगेटिव होगा, वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी इन फ्यूचर बहुत ढेर सारे जब फंक्शंस पढ़ोगे तो वहां भी फंक्शंस में डिस्कस करते जाऊंगा कि कौन सा फंक्शन कहां से कहां तक ऑलवेज पॉजिटिव है या ये फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है, तो वहां से भी तुम समझ पाओगे, ठीक है। तो वो तो एक चैप्टर में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे अपने को समझ में आते जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है, कौन सा ऑलवेज नेगेटिव है, वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, वो जरा सोच के बताओ। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो आंसर है यस, कर सकते हो, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, कर दो। तो इस साइड से तो 7 गायब हो जाएगा, उधर 35 अपॉन -13 और x प्लस 7। फिर मैं पूछूं क्या 13 प्लस वाई स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो अगेन तुम्हें ये समझ में आना चाहिए 13 प्लस वाई स्क्वायर इज अ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। 13 प्लस वाई स्क्वायर में कुछ भी y की वैल्यू पुट करोगे, भले y वेरिएबल है, कुछ भी पुट करोगे वो पॉजिटिव ही आएगा। अगेन तो ये एक्सप्रेशन अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो मैं कर सकता हूँ, कर दो दोनों साइड इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई, तो इधर x इधर 35 टाइम्स 13 प्लस वाई स्क्वायर, और इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं तुमसे पूछूं क्या -13 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो -13 भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो इधर -13x, इधर क्या बचेगा 35 13 प्लस वाई स्क्वायर और नीचे x प्लस 7, और -13 गायब हो जाएगा। बट ये भी ध्यान देना है कि -13 से जब मल्टीप्लाई करा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक। अब मैं सोचूं x प्लस 7 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या दोनों तरफ, तो तुम्हें सोचना x प्लस 7 क्या ऑलवेज मतलब वेरिएबल है, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव में कुछ भी है, आंसर है नहीं। x प्लस 7 तो कुछ भी हो सकता है, x आप देखो ध्यान से, x को 20 पुट कर दिया पॉजिटिव आ रहा है, 27 हो रहा है वो पूरा एक्सप्रेशन, x को -20 पुट करा -13 आ रहा है नेगेटिव हो जा रहा है, x को -7 पुट कर दूं 0 बन जा रहा है, तो वो एक्सप्रेशन तो कुछ भी हो सकता है। x प्लस 7 जो है वो नाइदर ऑलवेज पॉजिटिव है नॉर ऑलवेज नेगेटिव एक्सप्रेशन, तो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बात समझ लो, इसके आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इतना समझ में आ गया।
मज़ा आ गया अगर तुम्हें पूरी सारी चीज़ें समझ करके, तो इसी डेप्थ में मैं वीडियोस बनाते रहूँगा। तुम चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लो, बाकी के वीडियोस देख लो, और अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स में दिक्कत आती है तो तुम कमेंट भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उन टॉपिक्स के वीडियोस को जल्दी बना लूँ जिनके अगर नहीं बनाए। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आगे के लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसमें हम मेथड ऑफ इंटरवल्स ये देखेंगे कि कब दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे तो कब नेगेटिव पॉजिटिव, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम वेवी कर्व मेथड डिस्कस करेंगे, जो कि वो तो नाम तुमने सुन ही लिया होगा आज तक, कितना इम्पॉर्टेंट है वेवी कर्व मेथड, कितना इम्पॉर्टेंट है, हमें अच्छे से समझ में आना। तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा तुम्हें आगे के वीडियोज़ में। स्टे ट्यून, सी यू गाइस।